मनुष्य के जीवन की आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र और आवास, इनकी पूर्ति के लिए उसे कुछ ना कुछ आर्थिक क्रियाएं करना पड़ती हैं। वह आर्थिक क्रियाएं होती हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। और कुछ वस्तुओं को प्राप्ति के लिए उन्हें क्रय विक्रय करना पड़ता है। यह क्रय विक्रय मतलब लेने और देने, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला। इसे हम विनिमय भी कहते हैं और इस विनिमय की प्रवृत्ति से ही एक रूप का जन्म होता है जिसे हम व्यापार कहते हैं। और मैं वीणा जैन आज भूगोल विषय NCERT के अंतर्गत अध्याय 9 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में जानेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसमें जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साधन और विभिन्न देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति और कुछ रोचक जानकारी। व्यापार हमारा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। व्यापार से तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के ऐच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति बेचता है और दूसरा खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं, यानी वस्तु के बदले वस्तु देते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों में समान रूप से लाभदायक होता है। व्यापार की क्रिया लाभ हमें देने के लिए होती है। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि व्यापार कितने स्तर पर होता है, तो आप दो स्तर लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। और राष्ट्रीय व्यापार अपने ही राष्ट्र के अंदर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होता है और यह स्वयं में किसी अपने ही देश के अंदर दो राज्यों में अन्य कम दामों पर वस्तु मिलती होती है तो होता है, या वो वस्तु हमारे अपने उसके राज्य में नहीं होती है तब होता है। प्राचीन यानी आदिम कालीन समाज में व्यापार का आरंभिक रूप विनिमय व्यवस्था था। जो प्राचीन समय में व्यापार होता था वह विनिमय व्यवस्था थी। वस्तुओं के बदले वस्तु की खरीद होती थी, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु ही दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको एक नल सुधारने की आवश्यकता होती तो आपको ऐसा नल सुधारने वाला ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती और आप नलसाज की सेवाओं के बदले में अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। ये देखो चित्र है, ये आज भी भारत के जॉन बील मेला लगता है, ये गुवाहाटी में लगता है और यहाँ पर लोग अपने आदिवासी वस्तुओं को, खेती जो होती है उनको, जड़ और कंदमूल फल आदि वो इकट्ठा करके उनको बेचते हैं और अपनी आवश्यकताओं की वस्तुओं को क्रय करते हैं। व्यापार के बारे में एकमात्र फिर धीरे धीरे उसमें सुधार हुआ और रुपये और मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाई को दूर कर लिया गया, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जैसे हमें कोई परेशानी आई तो एक नया खोज की गई। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च मेजबान मूल्य वाली वस्तुएं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। पहले जो मुद्रा होती थी वह आज के समय जैसी रुपए नहीं होती थी, वह चकमक पत्थर, ऑक्सीडियन, काउरी सेल, चीते के पंजे
व्हेल के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल, फर, मवेशी, चावल, पेपर कॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तावा, चांदी और स्वर्ण हुआ करता था। एक रोचक जानकारी है कि सैलरी शब्द का लैटिन भाषा में होता है सैलेरियम, जिसका अर्थ होता है नमक के द्वारा भुगतान। प्राचीन समय में समुद्र से जल के नमक बनाना ज्ञात नहीं था। उस समय खनिज नमक बनता था तो वह बहुत दुर्लभ और खर्चीला था, इसलिए यह मुद्रा का माध्यम भी हुआ करता था। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकता, भोजन, वस्त्र पर ही खर्च करते थे। केवल जो धनाढ्य या धनी लोग होते थे वह आभूषण और महंगे परिधान खरीदते थे और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार प्रारंभ हुआ। सबसे पहले कौन सा व्यापार प्रारंभ हुआ? विलासता की वस्तुओं का व्यापार। रेशम, सबसे पहले रेशम का व्यापार हुआ था, जो कि आरंभिक उदाहरण एक आता है कि 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। ये चीन में बनता था हमारा रेशम और इसे रोम भेजा जाता था। प्राचीन समय में जो व्यापारिक देश थे वह थे भारत, पारसिया यानी ईरान, मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों में चीन से बने रेशम, रोम से बनी ऊन और बहुमूल्य धातुओं का अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन हुआ करता था, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। रोम साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोप वाणिज्य में वृद्धि हुई। यूरोप में व्यापार में वृद्धि हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। सबसे पहले यूरोप और एशिया के बीच ही व्यापार बढ़ा और अमेरिका की भी इसके कारण खोज हुई। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। यूरोप ने अन्य जगहों पर जाकर अपने उपनिवेश स्थापित किए। विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा दास व्यापार क्या है, तो दास व्यापार एक व्यापार की पद्धति है। क्या होता था, यूरोप के लोग विभिन्न स्थानों से दासों को खरीद लेते थे और अमेरिका में उसको वहाँ पर खेती करवाते थे और उनके बदले में जो लोग खरीदते थे वो 2000 रुपये चुकाते थे। इस प्रथा को और दास व्यापार कहा जाता था और परिवार के सदस्य को अलग कर दिया जाता था और बहुत से लोग तो अपने दोबारा उन प्रिय लोगों से मिल भी नहीं पाए। और ये कौन करते थे दास वाला व्यापार? ये पुर्तगाली, डच, स्पेनिश, अंग्रेज ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा, उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में भेजा। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा। 1792 में डेनमार्क में और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर दिया गया। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल, अनाज, मांस, ऊन की मांग बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में इनका मौद्रिक मूल्य घट गया। किसके कारण घट गया? विनिर्माण, उद्योगीकरण के कारण। उद्योगीकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया। प्राथमिक उत्पाद कहलाता है कच्चा माल, जो कि भारत आदि से ले जाते थे यूरोप वाले और यूरोप में तैयार करके मशीनों के द्वारा मूल्य परक बना देते थे और तैयार माल को वापस
अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर देते। भारत से कच्चा माल लेते थे, यूरोप में तैयार करते थे और तैयार माल को पुनः भारत में आकर बेच दिया जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। क्या हो गया? जो औद्योगिक राष्ट्र थे वही एक दूसरे के ग्राहक बन गए। प्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। पहले व्यापार में कोई कर नहीं लगाया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कर व्यवस्था चालू हो गई। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता, जिसे क्या कहा जाता था, GATT जैसी संस्थाओं ने, जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO बना, शुल्क को घटाने में सहायता की। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कब से अस्तित्व में आया, कैसे प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। मतलब उत्पादन का जो अत्यधिक मूल्यवान और सुंदर बनाने का, अच्छा बनाने का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन और विशेषीकरण को प्रयोग में लाए, हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूर्वकता व हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित होता है। किस किस पर? तुलनात्मकता पर और परिपूर्णता पर, परिपूरकता पर, हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर होता है। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन के आधार हैं। यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभ को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। आज किसके कारण? संचार व्यवस्था के कारण और परिवहन के कारण विश्व का प्रत्येक देश किसी न किसी चीज़ में अग्रणी है, उसको अपना विशिष्टीकरण प्राप्त है और वह लाभ कमाने की दृष्टि से व्यापार का इच्छुक भी है। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आधार होता है राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता। मतलब विश्व के मानचित्र पर देखें तो देशों के पास, किसी के पास कोई संसाधन होता है, किसी के पास अन्य कोई संसाधन होता है। हर देश के अपने संसाधन होते हैं, तो वह जिस देश के पास नहीं होता है दूसरे देश से उसे प्राप्त कर लेते हैं। वह होता है भौगोलिक संरचना, भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा, जलवायु की भिन्नता के कारण संसाधनों का असमान वितरण है। मतलब अलग अलग जगह अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। नंबर 1, भौगोलिक संरचना से खनिज संसाधन का निर्धारण होता है और धरातलीय भिन्नताएं फसलों, पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती हैं। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है खनिज संसाधन की संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। तीसरा है जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादप व वन्य जात के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादनों की विविधता को भी प्रभावित करती है, सुनिश्चित करती है। उदाहरण के ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में हो सकता है। केला, रबड़, कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उग सकते हैं। अब जानेंगे दूसरा है जनसंख्या कारक। पहला था संसाधन कारक और दूसरा है जनसंख्या। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण और उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को
प्रभावित करते हैं। और जनसंख्या में क्या क्या होता है? सांस्कृतिक कारक होते हैं और जनसंख्या का आकार होता है। विशिष्ट संस्कृतियों में कला और हस्तशिल्प की विभिन्न रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण द्वारा चीन द्वारा उत्तम कोटि का पार्सलिन यानी चीनी मिट्टी का एक बर्तन बनाया जाता है और वो ट्रेड एक ईरान के कालीन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम, इंडोनेशिया की बटिक वस्त्र बहुमूल्य हस्तकला के होते हैं। अपने भारत में भी आदिवासी हस्तकला विश्व में प्रसिद्ध है। तो ये सब चीज़ें जनसंख्या को प्रभावित करती हैं और ये एक दूसरे देशों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का माध्यम बनती हैं। जनसंख्या का आकार, सघन बसाव वाले देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिणाम वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है वहाँ पर स्थानीय व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार को ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि वहाँ उसकी मांग जो होती है वहाँ पूर्ति हो जाती है। और जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तु को खरीद पाने में समर्थ होते हैं। मतलब जहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, जीवन स्तर निम्न होता है, वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम होता है। जहाँ पर जनसंख्या विरल है लेकिन उनका जीवन स्तर ऊंचा है, तो वह बाहर से वस्तुओं का आयात करते हैं, वस्तुओं की उनके पास मांग होती है। तीसरा है आर्थिक विकास की व्यवस्था। देशों के आर्थिक विकास की स्थिति विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव परिवर्तित होता जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है। मतलब जो कृषि उत्पाद होते हैं, जैसे कि रुई से वस्त्र बनाना, तेल वाली दलहन से तेल निकालना, ऐसी चीज़ों को क्या करते हैं, कृषि से वह विनिर्माण उद्योग में उसे परिवर्तित कर देते हैं। जबकि औद्योगिक राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं। अब क्या होता है, जो विकासशील राष्ट्र हैं वहाँ से वह कच्चा माल अपने विकसित राष्ट्र अपने राष्ट्रों को मंगा लेते हैं और विनिर्माण के द्वारा उसे मूल्यवान बनाते हैं और निर्यात करते हैं। इसी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। अगला है विदेशी निवेश की सीमा। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है। जिनके पास खनन प्रवेधन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ, कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है, विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच व्यापार के परिणाम को आगे बढ़ाता है। अगला है परिवहन। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव था, तो क्या था, व्यापार अपने देश तक ही सीमित था, अन्य देशों में नहीं होता था। क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम, मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। प्राचीन समय में जो व्यापार होता था, जो धनाढ्य लोग करते थे, वह होते थे रत्न, रेशम और मसाले, जो कि भारत और चीन से, एशियाई देशों से दूसरे यूरोप आदि देशों को जाते थे। रेल, समुद्री और तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानिक विस्तार का अनुभव किया। किसके साथ व्यापार बढ़ा? जब रेल मार्ग बन गए,
समुद्री मार्ग का निर्माण, पत्तनों का निर्माण हो गया और वायु परिवहन का विकास हुआ, तब हमारा व्यापार हर क्षेत्र में बढ़ने लगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अब जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्षों को। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ये है, पहला पक्ष है परिमाण, दूसरा है संयोजन और तीसरा है व्यापार की दिशा। तो व्यापार का परिमाण व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। परिमाण किसे कहते हैं? वस्तुओं के वास्तविक तौल को कहते हैं। लेकिन व्यापार में वस्तुओं के तौल के साथ साथ सेवा में जो खर्च होता है या परिवहन में जो खर्च होता है वह भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब जानेंगे इसके बाद व्यापार संयोजन। क्या जानेंगे? व्यापार संयोजन। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुआ है। पिछली शताब्दी के प्रारंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। जो प्राचीन समय था, जब हम कृषि किया करते थे, तो प्राथमिक उत्पादों की वस्तुओं का ही व्यापार हुआ करता था। बाद में विनिर्माण प्रारंभ हुआ, तो विनिर्माण वस्तुओं को प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है। सेवा क्षेत्र, इसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं भी अब सम्मिलित हो गई हैं। अब सेवाओं का भी व्यापार होता है। उपरिगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है कि कुल व्यापारिक माल के आयात एवं निर्यात की मात्रा गत वर्षों में अनुकूल रूप से बढ़ी है। ये आपको जो सारणी दी गई है, इसमें आपको दिखा रहा है ये हमारा कुल व्यापारिक माल है, कितना निर्यात होता है और कितना आयात होता है विश्व स्तर पर। तो 1955 में ये 95,000 निर्यात था और यह 2015 में 1,55,83,232 हो गया। कितना ज़्यादा बढ़ गया। और जो आयातित था वह 99,000 था और आज वह 1,56,28,204 हो गया। इसी तरह कुल व्यापार का सबसे पहले जो था कृषि उत्पाद हुआ करता था, आज विनिर्माण माल होने लगा है। तो ये जो रेखाएं आपको दिखा रही हैं, ये हमारे तीनों चीज़ की है। प्राचीन समय में अब ईंधन और खनन का बिल्कुल ही कम होता है और कुल निर्माण का व्यापारिक माल ये पूरा ऊपर दिखाया गया है और कृषि उत्पाद ये है और विनिर्माण इससे भी ऊपर पहुंच गया है। ये आपको तालिका और आरेख के माध्यम से बताया गया कि विनिर्माण क्या चीज़ है और विनिर्माण में योगदान में पहले ईंधन और खनन उत्पाद तथा कृषि उत्पाद भी व्यापारिक निर्यात के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व व्यापारिक व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है, क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशियाई देशों का योगदान बढ़ रहा है। अब जानेंगे व्यापार की दिशा। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे। कौन से देश करते थे? विकासशील देश करते थे, जो यूरोप देशों को निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन यानी परिवर्तन हुआ। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। क्या किया उन्होंने? अपने देश जैसे भारत आदि से यूरोप वाले देशों ने एशियाई देशों से
कच्चा माल आयात किया और बदले में विनिर्माण के द्वारा वस्तुओं का परिवर्तन करके फिर पुनः निर्यात कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुआ। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए, जबकि भारत, चीन, अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी और व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति बदल गई। अब जानेंगे व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा परिमाण का प्रलेखन करता है, यानी लेखा जोखा होता है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक होगा, यानी हानिकारक होगा और प्रतिकूल होगा। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक यानी अनुकूल है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होता है कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है, जैसे पाकिस्तान आदि। यह अंतिम रूप से वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। अब जानेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, दो प्रकार से होता है। एक होता है द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। मतलब द्विपार्श्विक शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि दो देशों के बीच होता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। उदाहरण, देश का कुल कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए उस समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि देश कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा अथवा स्थिति उसके विपरीत भी हो सकती है। जैसे भारत से यूरोप वाले देश पहले कच्चा कोयला ले जाते थे और कोयले से बनी हुई वस्तुओं का यहाँ पर निर्यात कर देते थे। कच्चा लोहा ले जाते थे और मशीनें बनाकर वहाँ से यहाँ भेजते थे। तो दो देशों के बीच हो गया। और बहुपार्श्विक व्यापार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है, बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। यही देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश कुछ व्यापारिक साझेदारों को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र MFN की स्थिति प्रदान कर सकता है। धन्यवाद। अभी हमने व्यापार के बारे में और उसके प्रकार के बारे में, इतिहास के बारे में जाना और क्रमशः अगले वीडियो में